वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस में यूनिट फर्स्ट जो है वो अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में जो है कुछ इस तरीके से कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन of the principal normal of the occulting plane at point of the curve given by equation x equal to 4a cos cube theta, y equal to 4a sin cube theta, z equal to 3c cos 2 theta। इसके लिए हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल नॉर्मल इक्वेशन जो है वो हमें यहाँ पर बता देनी है, यानी कि हमें प्रिंसिपल नॉर्मल की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल नॉर्मल जो है वो क्या होता है। ओके, तो चलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल की साइड। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल नॉर्मल जो वो क्या होता है। नॉर्मल ऑन द पॉइंट P ऑफ कर्व C in space is principal normal if it is lie in the occulting plane, it is denoted by n cap। ठीक है, सिंपल सा था। जो प्रिंसिपल नॉर्मल होगा अगर वो ओक्यूलेटिंग प्लेन के ऊपर वेरीफाई होता है तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल नॉर्मल होगा। ठीक है, बायोनॉर्मल क्या होता है? बायोनॉर्मल, द नॉर्मल एट पॉइंट P इज बायोनॉर्मल if it is perpendicular to the occulting plane at point P, it is denoted by B cap। एक नॉर्मल पॉइंट P बायोनॉर्मल होगा अगर वो परपेंडिकुलर है ओक्यूलेटिंग प्लेन के किसी भी पॉइंट P के ऊपर, और उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? B कैप से डिनोट करते हैं। डायग्राम को देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर किस तरीके से वेरीफाइड हो रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जगह आपको नॉर्मल प्लेन दिख रहा है, वहीं पर आपको एक कर्व C दिख रहा होगा, एक टेंजेंट T है जिसकी जो वैल्यूज है वो L, M और N है। एक रेक्टिफाइंग प्लेन यहाँ पर आपको दिख रहा है और ओक्यूलेटिंग प्लेन जो यहाँ पर होगा। प्रिंसिपल नॉर्मल जो है वो आपको ऊपर टॉप पर दिख रहा होगा एन कैप में, जिसकी वैल्यूज L2, M2 और N2 है, और जो बायोनॉर्मल है बी कैप उसकी वैल्यू L3, M3 और N3 हमने यहाँ पर ली हैं। ओके, यहाँ पर टी कैप, एन कैप जो है ये क्या चीज़ें होती हैं? ये फंडामेंटल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर टी कैप की बात करूँ तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा। एन कैप की बात करें तो प्रिंसिपल नॉर्मल होगा यूनिट वेक्टर के रेस्पेक्ट में। बी कैप की बात करें तो ये यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बायोनॉर्मल होगा। ठीक है, और इन सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा है अभी प्रिंसिपल नॉर्मल के बारे में, तो उसी की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर यूज लेते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको दो चीज़ें बताता हूँ। हमारे पास कैपिटल R होता है जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल X आयोटा प्लस कैपिटल Y J प्लस कैपिटल Z K। ओके, ये हमारे पास वैल्यू होती है कैपिटल R की। सिमिलरली हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू होती है X आयोटा प्लस Y J प्लस Z K। ये सारे स्मॉल में होते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है वो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे। ओके, देन R इक्वल टू 4a कोस क्यूब थीटा आयोटा प्लस 4a साइन क्यूब थीटा J प्लस 3c कोस 2 थीटा K कैप। ओके, हमने क्या रखी? वैल्यू रखी। अब हम इसका क्या करेंगे? एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे रिलेट, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो R डैश इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 12 कोस का है तो कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। ठीक है, माइनस 12 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, और आयोटा है साथ में तो आयोटा
प्लस इसका क्या होगा 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। यहाँ पर ये जो ए है ना ए, ये भी लगाना है, ये तो हम भूल ही गए। ओके, जेड डायरेक्शन में प्लस इसका क्या होगा 6c साइन 2 थीटा के कैप, ठीक है, और डी थीटा अपॉन डी एस। ध्यान रहेगा, जैसा कि हमने प्रिंसिपल नॉर्मल के अकॉर्डिंग हमने क्या जाना, हमने जाना सिंस मॉड्यूलेशन ऑफ आर डैश इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और टी कैप इक्वल टू आर डैश होता है। यहाँ पर ये क्या था, ये यूनिट वेक्टर है ना, ये क्या है आपके यूनिट वेक्टर। देन यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, एक फंक्शन एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो आप जानते हैं। तो जहाँ पर साइन 2 थीटा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा रखेंगे हमारे इक्वेशन में। देन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा आर डैश इक्वल टू -12, यहाँ पर ये -12 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आयोटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ए बच गया है तो ए भी यहाँ पर रखना है अपने को, साथ में लेके चलना है को जे प्लस 6c। अब यहाँ पर देखो ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, यहाँ पर रख दी इसको 2 साइन थीटा कोस थीटा के कैप डी थीटा अपॉन डी एस। ओके, सिंपल से हमने वो रखा जो हमें यहाँ पर वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करी है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में हमारे पास आर डैश इक्वल टू 12 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा -a कोस थीटा आयोटा प्लस a साइन थीटा जे -c के डी थीटा अपॉन डी एस। ओके, इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इसको हमने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आर डैश होती है ना इसकी वैल्यू 1 होती है जब हम इसका मॉड्यूलेशन निकालेंगे तब, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 साइन थीटा कोस थीटा। इसको देखना थोड़ा ध्यान से, इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट इंटू डी थीटा बटे डी एस। ओके, अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कैसे आया, देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे ना 1, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा सी स्क्वायर। और ये जो फंक्शन है ना आई और आई, जब ये मल्टीप्लाई होता है आपस में, जब भी वेक्टर साइन मल्टीप्लाई होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। वहाँ से हमने इस चीज़ को यहाँ क्या कर दिया, डायरेक्ट पुट अप कर दिया है। ओके, देन यहाँ से अगर मैं डी थीटा और डी एस की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन, देखो ये डी थीटा अपॉन डी एस है तो ये इसके नीचे चला जाएगा 1 के, तो 1/12 साइन थीटा कोस थीटा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको हमने कोई नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देन हमें क्या मिलेगा आर डैश इक्वल टू 12 साइन थीटा कोस थीटा इंटू -a कोस थीटा आयोटा प्लस a साइन थीटा जे -c के। ओके, अपॉन, देखो यहाँ पर ये जो डी थीटा अपॉन डी एस है, तो ये डी थीटा अपॉन डी एस की ही तो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये 1 में होगा, तो मैंने क्या कर दिया इसको 12 साइन थीटा कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, यहाँ से ये फंक्शन इससे कट जाएगा। देन ओवरऑल हमारे पास आर डैश की वैल्यू क्या मिलेगी -a कोस थीटा आयोटा प्लस a साइन थीटा जे -c के अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट मिलेगा। ओके,
इसको ध्यान रखना आपको, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर काम में लेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएशन राइट टू एस, ठीक है। देन हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा आर डबल डैश इक्वल टू 1/a² + c² का रूट इंटू, देखो a sin थीटा आयोटा प्लस a कोस थीटा j और डी थीटा अपॉन डी एस, ये मिलेगा। अगेन हम क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू रखेंगे, यानी कि हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर काम में लेंगे। देन आर डबल डैश इक्वल टू 1/a² + c² का रूट इंटू a sin थीटा आयोटा प्लस a कोस थीटा j, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डी थीटा अपॉन डी एस की 12 sin थीटा कोस थीटा √a² + c², ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या हुआ, √a² + c² एंड √a² + c², ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब टकराएंगे छत टूटेगी इसकी, और जैसे इसकी छत टूटेगी तो हमारे पास बचेगा a sin थीटा आयोटा प्लस a कोस थीटा j अपॉन a² + c², ओके। 12 sin थीटा कोस थीटा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगी जब हम इसमें वैल्यूज़ को इक्वलिटी पुट करते हैं तब, ठीक है साथियों। यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/12 a² + c² ऐदी सच रखेंगे, और यहाँ पर ये साइन थीटा है ना, इन दोनों फंक्शंस के साथ काम में लेंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेगा a, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा आयोटा प्लस a कोसेक थीटा j। ये कैसे हुआ समझ आया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो प्लस है ना, इस प्लस से पहले इसके साथ हमने गेम खेला, इसमें हमने इसको इससे डिवाइड किया, तो साइन से साइन कटेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा a अपॉन कोस थीटा, तो 1/कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ 1/कोस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और 1/साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, ठीक है। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 11th क्लास से ही, आपने 11th से नहीं 9th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, ओके। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप किया है। अब हमें इसका ऑक्यूलेटिंग प्लेन बताना होगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट ऑक्यूलेटिंग प्लेन, जो हमें क्या गिवन था, जब हमने ऑक्यूलेटिंग प्लेन के बारे में डिस्कस किया था उस टाइम पर हमने इस चीज़ों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि आपको इसको याद रखना है, ये बताई थी क्या, थोड़ा बहुत याद करो। अगर कोई नया बच्चा है जिसने ये क्लास नहीं देखी है कि ये फार्मूला कैसे आया, तो वो इससे पहले जो क्लासें हुई हैं उनको एक बार ज़रूर देख ले, ठीक है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है या फिर ये जो फार्मूला वो कैसे आया। ये ऑक्यूलेटिंग प्लेन निकालने का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को रखेंगे। देखिए अक्स, कैपिटल अक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन स्मॉल अक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है 4a कोस क्यूब थीटा। उसी प्रकार कैपिटल वाई की गिवन नहीं है, लेकिन स्मॉल वाई की है 4a साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हमें कैपिटल जेड तो नहीं गिवन है, लेकिन स्मॉल जेड जो वो गिवन है 3c कोस 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स डैश जो है, अब ये कहाँ से आएगा, ये एक्स डैश की वैल्यू, तो जो हमारी आर डैश है ना वहीं से हमें एक्स डैश मिलेगा। कंपेयर करेंगे ना तो हमें मिलेगा -a कोस थीटा अपॉन a² + c² का रूट। यहाँ से हमें मिलेगा a साइन थीटा अपॉन a² + c² का रूट एंड -c अपॉन a² + c² का रूट। फिर यहाँ पर एक्स डबल डैश जो है ये हमें इस इक्वेशन से मिलेगा, ये जो आर डबल डैश वाली जो इक्वेशन है ना इससे, ठीक है। इससे हम जब इसकी कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा a सेक थीटा अपॉन
12 रूट ऑफ सॉरी यहाँ पर रूट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रूट तो है ही नहीं है ना, इसलिए रूट नहीं आएगा। फिर क्या आएगा हमारे पास ए कोसेक थीटा अपॉन 12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जेड यहाँ पर है नहीं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ये जो हमें इक्वेशन मिली है, ये जो मॉड्यूलेशन मिला है, इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनकी वैल्यू हर जगह इक्वल होंगी, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। उसी प्रकार इस वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, 12 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हटा दिया, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए इसके लिए। तो ओवरऑल हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 4a कोस क्यूब थीटा y माइनस 4a साइन क्यूब थीटा z माइनस 3c कोस 2 थीटा। यहाँ से बचेगा माइनस a कोस थीटा, यहाँ से बचेगा a साइन थीटा, यहाँ से माइनस c एंड यहाँ से a सेक थीटा, a कोसेक थीटा एंड 0 इक्वल टू 0, ये बचेगा, ध्यान रहेगा, सिंपल सा। ओके, सो हम यहाँ से एक चीज़ बता सकते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, हम यहाँ से ये चीज़ें बता सकते हैं कि हमें प्रिंसिपल नॉर्मल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल नॉर्मल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, यानी कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन आर बराबर कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई बराबर एम, ये आर नहीं एल है, एल, ठीक है, और जेड अपॉन स्मॉल जेड अपॉन एन, यानी कि एल एम एन, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ तो है हमारे पास, ये क्या वैल्यू है, एक्स माइनस 4 कोस क्यूब थीटा, ए कोस क्यूब थीटा, यहाँ पर ये है, एल की क्या वैल्यू है, सेक थीटा। ओके, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y माइनस 4a साइन क्यूब थीटा एंड m की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, और z माइनस 3c कोस 2 थीटा की जो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0, ठीक है। तो जब हम इसकी कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू, है ना, यानी कि हम डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग अगर प्रिंसिपल नॉर्मल की बात करेंगे तो वो जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कोसेक, तो ये क्या इसके प्रोपोर्शनल है, किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। देन यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन और प्रिंसिपल नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएंगे, सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल क्या हो जाएंगे, सेक थीटा कोसेक थीटा एंड 0, ठीक है, और यही क्या हमारा आंसर है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना, बजाय डिसलाइक करने के। ओके, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वाला जो क्वेश्चन है 2005, 2007 और 9 में पूछा गया है, ठीक है, 2005, 2009, 7 और 9, ठीक है। यहाँ पर 3 साल तक ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद शायद एग्जामिनर भूल गया है, और भूला कुछ नहीं है, उसने क्या किया, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा 2013 से वापस से। तो इसका जो मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व किया जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों से सावधान रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।